सोचिए, सुबह के लगभग 4 बजे इंडियन ओशियन में एक डिस्ट्रॉयर अपनी पेट्रोल ड्यूटी पर था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। रडार कंटिन्यूअसली स्कैन कर रहा था। क्रू अपनी रूटीन ड्यूटी में बिजी था। लेकिन अचानक कमांड रूम में एक अलर्ट आता है। स्क्रीन पर अनआइडेंटिफाइड कॉन्टैक्ट दिखाई देता है। ब्रिज पर खड़े कमांडिंग ऑफिसर का सिर्फ एक ऑर्डर होता है, बैटल स्टेशंस। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर पूरा वारशिप एक मशीन की तरह काम करना शुरू कर देता है। रडार ऑपरेटर्स एक्टिव, मिसाइल सिस्टम्स रेडी, सोनार सिस्टम अंडर वाटर मूवमेंट डिटेक्ट कर रही है। इंजन रूम फुल पावर पर शिफ्ट हो जाता है और कुछ ही मिनट्स में हजारों टन का ये स्टील मॉन्स्टर समुद्र के बीच अपनी पोजीशंस चेंज कर लेता है। अब एक सेकंड के लिए सोचिए, ये शिप जो हजारों करोड़ रुपए का है, जो देश की सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसे बनाया किसने? जब भी इंडिया की डिफेंस की बात होती है, हम राफेल की बात करते हैं, ब्रह्मोस की बात करते हैं, HAL की बात करते हैं। मैजेगान डॉक का नाम भी काफ़ी लोग जानते हैं। लेकिन एक और कंपनी है जो पिछले कई डिकेड से चुपचाप इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए वॉरशिप्स बनाती है। ना टीवी एडवर्टाइजमेंट्स, ना फ्लैशी मार्केटिंग, ना सोशल मीडिया हाइप। फिर भी उस कंपनी के बिना इंडिया का नेवल मॉडर्नाइजेशन शायद इतना आसान नहीं होता। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यह कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सिर्फ एक PSU कंपनी की बात कर रहे हैं, या हम उस कंपनी की बात कर रहे हैं जो क्वाइटली इंडिया की मैरीटाइम स्ट्रेंथ को शेप कर रही है? आज हम समझेंगे एक बिजनेस की कहानी, एक इंडस्ट्री की कहानी और एक सेक्टर की कहानी जहां गलती की गुंजाइश लगभग जीरो होती है। और इस कहानी का नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, या फिर GRSE। ये वीडियो हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 द नेवल केस, इसमें हम कंपनी और इंडिया की कहानी को मैच करते हुए पॉइंट टू पॉइंट मैच करेंगे। पार्ट 2 हिस्ट्री, बिजनेस एंड मोट, GRSE का बिजनेस और हिस्ट्री क्या कहती है। पार्ट 3 द नंबर्स, इसमें हम फंडामेंटल एनालिसिस को कवर करेंगे। चार्ट, रिस्क एंड वर्डिक्ट, इसमें हम कुछ चार्ट्स देखेंगे और इसमें क्या रिस्क और वर्डिक्ट आता है वो देखते हैं। चलिए पार्ट 1 से शुरू करते हैं, द नेवल केस। इस पार्ट में हम देखेंगे तभी शिप बनाने वाली या डिफेंस की स्टोरीज समुद्र से ही क्यों स्टार्ट होती है। दुनिया का असली गेम जमीन पर नहीं, समुद्र में होता है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट हाईवे कौन सा है, तो हो सकता है आप नेशनल हाईवे का नाम लो, एक्सप्रेसवे का नाम लो, लेकिन रियलिटी में दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट हाईवे पानी के ऊपर होता है और उसका नाम है सी रूट्स। आज हम जो मोबाइल यूज करते हैं उसके कंपोनेंट्स, हम जो पेट्रोल भरवाते हैं वो ऑयल, फैक्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल, कार्स, मशीनरी, फूड ग्रेन्स, कंटेनर्स, ये सब हवा में नहीं आते। इनमें से ज़्यादातर चीज़ें शिप्स के थ्रू ट्रैवल करती है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से दुनिया के इंटरनेशनल ट्रेड का बहुत बड़ा हिस्सा सी रूट्स के थ्रू होता है। मतलब अगर किसी दिन ये शिपिंग रूट्स डिस्टर्ब हो जाएं तो सिर्फ देश नहीं, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी हिल सकती है। और इसी वजह से हिस्ट्री का हर पावरफुल नेशन एक चीज़ को बहुत सीरियसली लेता है, नेवी। ब्रिटिश एम्पायर को देखिए, एक छोटा सा आइलैंड नेशन, फिर भी एक वक्त ऐसा था जब कहा जाता था द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। रीज़न सिर्फ आर्मी नहीं, रॉयल नेवी। अमेरिका को देखिए, उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स आज भी दुनिया के लगभग हर स्ट्रैटेजिक ओशियन में मिल जाएंगे। चाइना को देखिए, पिछले 2 दशकों में उसने अपनी नेवी को रिकॉर्ड स्पीड से एक्सपेंड किया है। क्यों? क्योंकि जिस देश के पास समुद्र पर कंट्रोल होता है उसके पास ट्रेड पर कंट्रोल होता है, और जिसके पास ट्रेड होता है उसके पास इकोनॉमिक पावर होती है। अब सवाल आता है, इंडिया के लिए ये सब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? एक मैप उठाइए और इंडिया को देखिए। हमारे पास 7500 किलोमीटर से भी ज़्यादा कोस्ट लाइन है। वेस्ट में अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और नीचे इंडियन ओशियन। नाम ही इंडियन ओशियन है, ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है। जियोग्राफिकली इंडिया दुनिया के सबसे स्ट्रैटेजिक लोकेशंस में से एक पर बैठा हुआ है। मिडल ईस्ट से आने वाला ऑयल, एशिया का मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड, यूरोप का शिपिंग रूट्स, सब कहीं ना कहीं इंडियन ओशियन से कनेक्ट होते हैं। अब इमेजिन कीजिए अगर इस रीजन में टेंशन बढ़ जाए, शिपिंग रूट्स अनसेफ हो जाएं, या कोई हॉस्टाइल पावर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा दे, सबसे पहले इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा? ट्रेड। और ट्रेड रुकता है तो इकोनॉमी स्लो होती है। इसीलिए इंडिया सिर्फ बॉर्डर्स की सिक्योरिटी पर फोकस नहीं करता, सी बॉर्डर्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। और पिछले कुछ सालों में इंडियन ओशियन में एक और नाम बार बार सुनने को मिलता है, चाइना। नए पोर्ट्स, नए नेवल बेसिस, बड़ी फ्लीट और इंडो पैसिफिक में बढ़ता इन्फ्लुएंस, ये सब इंडिया के पॉलिसी मेकर्स के लिए एक क्लियर सिग्नल था। अगर फ्यूचर सिक्योर करना है तो नेवी को भी फ्यूचर रेडी बनाना होगा। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी,
वॉरशिप्स खरीदना आसान था, बनवाना मुश्किल, और खुद बनाना उससे भी मुश्किल। वॉरशिप्स बनाना कार बनाना नहीं होता। सोचिए, कल सुबह आप डिसाइड करते हो कि मुझे एक कार कंपनी खोलनी है। पैसे अरेंज कर लोगे, फैक्ट्री बना लोगे, मशीन्स खरीद लोगे, इंजीनियर्स हायर कर लोगे। डिफिकल्ट होगा लेकिन पॉसिबल है। अब एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, कल गवर्नमेंट बोले हमें एक मॉडर्न स्टेल्थ वॉरशिप बनाना है। क्या कोई भी कंपनी खड़ी होकर बोलेगी हाँ जी हम बना देंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वॉरशिप बनाना मैन्युफैक्चरिंग नहीं, इंजीनियरिंग का एवरेस्ट है। एक मॉडर्न नेवल शिप के अंदर हजारों कंपोनेंट्स होते हैं। रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर सिस्टम्स, नेविगेशन, मिसाइल इंटीग्रेशन, कम्युनिकेशन, हेलीकॉप्टर डेक, फायर फाइटिंग सिस्टम्स। और ये सब सिर्फ काम ही नहीं करना चाहिए, ये समुद्र के बीच, स्टॉर्म के अंदर और वॉर कंडीशंस में भी परफेक्टली काम करना चाहिए। एक छोटी सी मिस्टेक सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं बन सकती, वो नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन सकता है। तो इसलिए दुनिया में बहुत कम कंपनीज है जो एडवांस नेवल शिप बना सकती है, और इंडिया में उनमें से एक नाम है जीआरएससी। लेकिन सवाल ये है, गवर्नमेंट ने जीआरएससी पर इतना ट्रस्ट क्यों किया, और जीआरएससी ने आखिर ऐसा क्या किया जो उसे इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस शिपयार्ड्स में लाकर खड़ा कर दिया? यहीं से असली कहानी शुरू होती है। अब तक हमने समझा कि स्ट्रांग नेवी किसी भी देश के लिए क्यों ज़रूरी है, लेकिन अगले चैप्टर में हम जाएंगे कोलकाता की एक इंजीनियरिंग कंपनी कैसे धीरे धीरे इंडिया के सबसे स्ट्रेटेजिक डिफेंस एसेट्स में से एक बन गई, और क्यों गवर्नमेंट बार बार उस पर भरोसा करती रही। चलिए पार्ट 2 में चलता है, कोलकाता से इंडियन नेवी तक। दोस्तों, पिछले चैप्टर के एंड में हम एक सवाल पर रुके थे, आखिर जीआरएससी पर गवर्नमेंट इतना ट्रस्ट क्यों करती है? इसका जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। कोलकाता हुगली रिवर के किनारे, यहीं से जीआरएससी की कहानी शुरू होती है। आज जो कंपनी इंडियन नेवी के लिए एडवांस्ड वॉरशिप बनाती है, उसकी रूट्स एक छोटी इंजीनियरिंग वर्कशॉप से जुड़ी हुई है, और धीरे धीरे ये कंपनी शिप बिल्डिंग के बिजनेस में आई। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, जीआरएससी का ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में नहीं हुआ, डिकेड्स लगे इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज बिल्ड करने में, स्किल्ड वर्कफोर्स डेवलप करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में, और सबसे इंपॉर्टेंट नेवी का ट्रस्ट अर्न करने में। क्योंकि डिफेंस बिजनेस में एक बार कॉन्ट्रैक्ट मिल जाना अचीवमेंट नहीं होता, असली अचीवमेंट होती है उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली डिलीवर करना, फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिलना, और उससे भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट मिलना, और ये साइकिल सालों तक रिपीट होना। जीआरएससी ने एग्जैक्टली यही जर्नी देखी। कंपनी ने टाइम के साथ अपनी कैपेबिलिटीज एक्सपेंड की, और ग्रेजुअली इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए डिफरेंट टाइप्स के वेसल्स बिल्ड करने लगी, और यहीं से जीआरएससी एक नॉर्मल शिपयार्ड से एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस शिपयार्ड बनने लगी। लेकिन एक चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट किसी कंपनी को सिर्फ इसलिए वॉरशिप नहीं दे सकती क्योंकि कंपनी बड़ी है। डिफेंस प्रोजेक्ट्स में कैपेबिलिटी प्रूव करनी पड़ती है, एग्जीक्यूशन प्रूव करना पड़ता है, क्वालिटी प्रूव करनी पड़ती है, और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम के साथ रिलायबिलिटी प्रूव करनी पड़ती है। और जीआरएससी ने डिकेड्स में ये क्रेडिबिलिटी बिल्ड की है। एक वॉरशिप का सफ़र स्टील से समुद्र तक। अब एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपको एक वॉरशिप दिखती है और आपको लगता है बस एक बड़ा सा शिप है, लेकिन रियलिटी में एक वॉरशिप एक्चुअली एक फ्लोटिंग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म होता है। मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक नया वॉरशिप ऑर्डर किया। सबसे पहले डिज़ाइन, इंजीनियर्स डिसाइड करते हैं शिप कितनी फास्ट होगी, कितना वेट कैरी करेगी, कितना फ्यूल स्टोर करेगी, कौन सा रेडार होगा, कौन से वेपन्स इंटीग्रेट होंगे, कितने हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट एनिमी को डिटेक्ट करना और खुद डिटेक्ट ना होने के लिए शिप का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। डिज़ाइन फाइनल होने के बाद शिपयार्ड में स्टील प्लेट्स और दूसरे कंपोनेंट्स का प्रोसेस शुरू होता है। स्टील कट होता है, डिफरेंट सेक्शंस को असेंबल किया जाता है, फिर ये सेक्शन जिन्हें आप शिप्स के ब्लॉक समझ सकते हो एक मैसिव स्ट्रक्चर में इंटीग्रेट किए जाते हैं। उसके बाद इंजन, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, पाइपलाइंस, कम्युनिकेशन सिस्टम, रडार, नेविगेशन और डजन्स ऑफ अदर सिस्टम्स एक एक करके इंटीग्रेट होते हैं। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, अगर एक नॉर्मल फैक्ट्री में एक कंपोनेंट लेट हो गया तो प्रोडक्शन स्लो हो सकती है, लेकिन एक वॉरशिप में एक छोटा कंपोनेंट भी लेट हुआ तो पूरा प्रोजेक्ट शेड्यूल डिस्टर्ब हो सकता है। और जब प्रोजेक्ट की वैल्यू हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में हो तो एक डिले सिंपल डिले नहीं रहता, इट बिकेम्स अ सीरियस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चैलेंज। लेकिन कंस्ट्रक्शन खत्म होने के बाद भी शिप रेडी नहीं होती। अब आता है सी ट्रायल। वॉरशिप को समुद्र में ले जाया जाता है, उसकी स्पीड चेक होती है, नेविगेशन चेक होती है, प्रपल्शन टेस्ट होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स टेस्ट होते हैं, डिफरेंट सिस्टम्स को रियल वर्ल्ड कंडीशन में इवेल्युएट किया जाता है, और तब इंजीनियर्स को कॉन्फिडेंस होता है, तब जाकर शिप इंडियन नेवी को हैंड ओवर होती है। तो जब आप नेक्स्ट टाइम किसी नेवल शिप की फोटोग्राफ देखो तो सिर्फ उसके ऊपर लगे मिसाइल्स या रडार मत देखो, उसके पीछे सालों की इंजीनियरिंग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल और एक मैसिव सप्लाई चेन होती है। जीआरएससी सिर्फ एक शिप बिल्डर नहीं है,
अब यहाँ जीआरएससी की स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि कंपनी सिर्फ एक टाइप का शिप नहीं बनाती। इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। एक शिप को एनिमी कॉम्बैट के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है, दूसरे को सर्वेलेंस के लिए, किसी वेसल का रोल कोस्टल सिक्योरिटी हो सकता है और किसी का रोल ट्रूप्स या इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट करना होता है। इसी वजह से जीआरएससी का पोर्टफोलियो में डिफरेंट टाइप्स के वेसल देखने को मिलता है, जैसे कि लैंडिंग शिप्स, सर्वे वेसल्स, पेट्रोल वेसल्स और कोस्ट गार्ड के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। और यहाँ एक सटल एडवांटेज है, जितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट कंपनी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करती है उतना ही उसका इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस कंपाउंड होता जाता है। एक प्रोजेक्ट से जो नॉलेज मिलती है वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में काम आ सकती है। एक डिज़ाइन चैलेंज का सॉल्यूशन फ्यूचर वेसल के डिज़ाइन को इम्प्रूव कर सकता है और एक एक्सपीरियंस्ड वर्कफोर्स ईयर्स के साथ और वैल्यूएबल होती जाती है। मतलब जीआरएससी का मोट सिर्फ उसकी फैक्ट्री नहीं है, उसका मोट है एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस को कॉपी करना बहुत मुश्किल है। क्या मैजिकॉन डॉक और जीआरएससी दोनों सेम है? अब यहाँ एक ऑब्वियस कंपैरिजन आता है, मैजिकॉन डॉक जीआरएससी दोनों डिफेंस शिप बिल्डर्स, दोनों लिस्टेड कंपनीज, दोनों इंडियन नेवी के इंपॉर्टेंट सप्लायर्स। तो क्या दोनों सेम बिजनेस है? आंसर है हाँ भी और ना भी। दोनों शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में है, लेकिन उनके प्रोडक्ट्स मिक्स और कैपेबिलिटीज में डिफरेंसेस हैं। मैजिकॉन डॉक का नाम स्पेशली डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन की वजह से काफ़ी प्रोमिनेंट है। जीआरएससी भी कॉम्प्लेक्स नेवल वेसल्स बिल्ड करती है और अपने स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के साथ डिफेंस शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट पोजीशन रखती है। और फिर है कोचिन शिपयार्ड, गोवा शिपयार्ड और कुछ प्राइवेट प्लेयर्स। तो कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन डिफेंस शिप बिल्डिंग में कंपटीशन का मतलब ये नहीं है कि कल कोई नई कंपनी आई और अगले महीने जीआरएससी का बिजनेस ले गई, क्योंकि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, डिज़ाइन कैपेबिलिटी, पास्ट एग्जीक्यूशन, सर्टिफिकेशन, स्किल्ड मैन पावर, गवर्नमेंट रिलेशनशिप और डिलीवरी ट्रैक रिकॉर्ड सब मैटर करते हैं। इसी वजह से इस इंडस्ट्री में एंट्री बैरियर यूजुअली हाई है, और यही वो पॉइंट है जहां जीआरएससी की स्टोरी एक नॉर्मल पीएसयू स्टोरी से अलग हो जाती है। ऑर्डर बुक, यहीं से फ्यूचर की कहानी शुरू होती है। अब तक हमने पास देखा, हिस्ट्री देखी, बिजनेस समझा, लेकिन इन्वेस्टर का अगला सवाल होता है आगे क्या। और डिफेंस शिप बिल्डिंग में फ्यूचर को समझने के लिए एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्डर बुक। सिंपल लैंग्वेज में ऑर्डर बुक मतलब कंपनी के पास फ्यूचर में एग्जीक्यूट करने के लिए कितना कंफर्म्ड वर्क पड़ा हुआ है। इमेजिन करो, एक नॉर्मल कंपनी के पास आज 100 करोड़ का रेवेन्यू है, लेकिन अगले साल के लिए कोई विजिबिलिटी नहीं। दूसरी तरफ एक कंपनी के पास रेवेन्यू 100 करोड़ है, लेकिन ऑलरेडी मल्टीपल ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स लाइनअप में है। इन्वेस्टर नेचुरली दूसरी कंपनी के फ्यूचर को समझने में इंटरेस्टेड होगा। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है, ऑर्डर बुक रेवेन्यू नहीं होता और ऑर्डर बुक प्रॉफिट भी नहीं होता। ऑर्डर मिल गया, अब एग्जीक्यूशन करना है, रॉ मटेरियल्स अरेंज करना है, प्रोडक्शन शेड्यूल मेंटेन करना है, कॉस्ट कंट्रोल करनी है, टाइमलाइन मीट करनी है और अल्टीमेटली प्रोजेक्ट डिलीवर करना है। इसलिए जीआरएससी जैसे बिजनेस में सिर्फ ये देखना कि ऑर्डर बुक कितनी बड़ी है इनफ नहीं है। सवाल ये भी है कंपनी उस ऑर्डर बुक को कितनी एफिशिएंटली रेवेन्यू और प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पा रही है। और इसी क्वेश्चन का आंसर हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स देंगे। दोस्तों, अब तक हमने जीआरएससी को एक डिफरेंट एंगल से देखा। हमने देखा है इंडिया को नेवी की ज़रूरत क्यों है, वॉरशिप बिजनेस इतना डिफिकल्ट क्यों है, जीआरएससी का एक्सपीरियंस क्या है, कंपनी का मोड क्या हो सकता है, और ऑर्डर बुक फ्यूचर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये सब सुनने में बहुत अच्छा सा लग रहा है, लेकिन स्टॉक मार्केट में स्टोरी और रियलिटी के बीच का डिफरेंस नंबर्स बदलता है। तो अब थोड़ी देर के लिए डॉक्यूमेंट्री को पॉज करते हैं और स्क्रीनर खोलते हैं और एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं, जो कहानी जीआरएससी हमें सुना रही है, क्या कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी वही कहानी सुना रहे हैं? और हम चेक करेंगे रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, मार्जिन, आरओई, आरओसीई, डेट, कैश फ्लो और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर बुक के कंपैरिजन में एक्चुअल एग्जीक्यूशन। और यहीं से जीआरएससी की कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। तो हम अभी स्क्रीनर के पेज पे हैं। हमने जीआरएससी शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का पेज ओपन कर रखा है। जीआरएससी का मार्केट कैप ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ है। इसकी करंट प्राइस 2619 रुपये चल रही है। इसका हाई और लो देखें तो 3340 के आसपास और 1964 के आसपास गया है। मतलब अभी का करंट प्राइस कहीं हाई और लो के मिडिल में ही चल रहा है। स्टॉक का पीई 37.5 है, बुक वैल्यू 229 रुपये है, डिविडेंड यील्ड 0.49% है, आरओसीई 43% है, आरओई 31.8% है और स्टॉक की फेस वैल्यू 10 रुपये है।
यहाँ पे आप खोलेंगे तो जीआरएससी के बारे में वो कहानी मिल जाएगी जो हमने अभी डिस्कस करी है। हम देखें तो जीआरएससी का चार्ट पिछले एक साल से ऑलमोस्ट फ्लैटिश टाइप का ही रहा है। ये हम अपने चार्ट एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। अगर कंपनी के प्रोज और कॉन्स की बात करी जाए तो स्क्रीनर हमें बताता है कि कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, company has delivered good profit growth of 36.2% CAGR over last 5 years. Company has a good return on equity track record. 3 years का return on equity है 27.9%. Company has been maintaining a healthy dividend payout of 30%. मतलब अगर ये कंपनी आपके पास रहती है तो 30% का रिटर्न ऑन इक्विटी तो आपको वैसे ही डिविडेंड के रूप में मिल जाएगा। अब कुछ कॉन्स की बात करें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 11.4 times of its book value. Earnings include an other income of 301 crore rupees. डेप्टर डेज हैव इंक्रीज फ्रॉम 34 days to 63.6 days। अगर हम जीआरएससी के कंपिटिटर्स की बात करें तो ये कुछ कंपिटिटर्स जीआरएससी के कंपटीशन लिस्ट में आते हैं, जिनमें पीई रेशो जीआरएससी और हिंद एरोनॉटिक्स का ऑलमोस्ट सेम ही है। बाकियों का पीई रेशो थोड़ा बढ़ा हुआ दिख रहा है। अगर हम जीआरएससी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो क्वार्टरली कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ मेंटेन कर रखा है, जिसकी वजह से इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी स्टेडीली इंक्रीज कर रहा है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। बस लास्ट क्वार्टर में हमें एक डिक्रीमेंट देखने को मिला है। अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्टेडीली पिछले कुछ सालों में बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये बढ़ता हुआ इसलिए दिख रहा है क्योंकि इंडिया ने अपने नेवल कैपेसिटी को काफ़ी एक्सपेंड किया है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो भी ये काफ़ी स्टेडीली बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब आते हैं कुछ नंबर्स पे। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल की 16%, 5 साल की 44% और 3 साल की 40% है। ये काफ़ी अच्छा नंबर माना जाता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल की 16%, 5 साल की 36% और 3 साल की 50% है। स्टॉक प्राइस का CAGR 5 साल में 69% और 3 साल में 50% का है। क्योंकि पिछले साल ये पूरा फ्लैट रहा है तो एक साल में ये सिर्फ 1% ही रिटर्न दे पाया है। आइए कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट में टोटल लायबिलिटीज़ अच्छे स्टेडी तरीके से इंक्रीज हो रही है और काफ़ी स्टेबल है। वहीं पे उसके अगेंस्ट में कंपनी के एसेट्स भी काफ़ी स्टेबल दिख रहे हैं। अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो ऑर्डर मिलने पे और ऑर्डर डिलीवर होने पे चेंज होता रहता है। इसी वजह से हम लोग कैश फ्लो पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। कुछ रेशोज़ देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट रेशो होता है ROCE। वो काफ़ी स्टेडी दिख रहा है हमको। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। प्रमोटर्स के पास स्टार्टिंग से ही 74.5% के स्टेक है और जबकि पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 18 से 20% का स्टेक फ्लक्चुएट करता रहता है। FIIs और DIIs बीच बीच में अपनी बाइंग या सेलिंग करती रहती है डिपेंडिंग ऑन द थीम, लेकिन मार्केट नंबर से भी आगे देखता है। अब तक हमने बिजनेस को फंडामेंटल लेंस से देखा है, लेकिन स्टॉक मार्केट में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। कभी कभी कंपनी के नंबर्स अच्छे होते हैं, बिजनेस अच्छा होता है, फ्यूचर भी प्रॉमिसिंग होता है, लेकिन स्टॉक प्राइस फिर भी करेक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि मार्केट सिर्फ ये नहीं देखता कि कंपनी अच्छी है या नहीं, मार्केट ये भी देखता है कितनी एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी प्राइस में आ चुकी है। और यही रीज़न है कि अब हमें चार्ट देखना पड़ेगा। चार्ट क्या कह रहा है? तो चलिए ट्रेडिंग व्यू ओपन करते हैं। सबसे पहले मैं चार्ट पर ओवरऑल ट्रेंड देखूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये हम ट्रेडिंग व्यू के पोर्टल पर आ गए। हमने जीआरएससी का चार्ट ओपन किया है 1 मंथ टाइम फ्रेम पे। इसमें हमें दिख रहा है कि एक अच्छी रैली आई, फिर एक करेक्शन आया प्राइस वाइज, फिर एक अच्छी रैली आई और अब टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन कंटिन्यू हो रहा है। यदि हम फिबोनाची लें और इसको बॉटम टू टॉप लगाएं जहां से रैली स्टार्ट हुई है तो हमें दिखेगा तो जो रिसेंट का करेक्शन है वो एग्जैक्टली 0.5 पे आके फिनिश हुआ है। वहीं से एक अच्छी रैली आई और वहीं से वापस करेक्शन स्टार्ट हो रही है। इस करेक्शन के डीपली समझने के लिए हमें टाइम फ्रेम छोटा करना पड़ेगा। चलिए 1 वीक के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये वो करेक्शन है जो हम रिसेंटली बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे एक इंटरचेंज लगाएं तो हमें दिखेगा कि यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ था जो कि टूटने के बाद वापस एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया और वापस टूटने के बाद ये एक सपोर्ट में वापस कन्वर्ट हो गया है। तो हम इस वाले जोन को SR इंटरचेंज जोन कह सकते हैं। अगर हमें इसको और डीपली समझना है तो हमें और टाइम फ्रेम छोटा करना पड़ेगा। चलिए इसके 1 डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें ठीक से दिख रहा है कि ये अच्छे से कंसोलिडेट इसी वाले लेवल पे कर रहा है। अगर हम फिबोनाची बॉटम टू टॉप लगाएं
तो हमें दिखेगा कि हमारा ये जोन 0.5 और 0.6 के बीच में अच्छे से दिखा रहा है। ये एक गोल्डन जोन होता है जिसमें सपोर्ट्स काफ़ी अच्छे काम करते हैं। तो हमें इस पे बुलिश कब होना चाहिए? हमें इस पे बुलिश अगर इस ट्रेंड की बात करें तो इस वाले हाई के आसपास होना चाहिए। अब हमें इसका प्रूफ चाहिए, वो प्रूफ भी हमको फिबोनाची ही देगा। अगर हम फिबोनाची बॉटम टू टॉप ना लगा के टॉप टू बॉटम लगाए तो हमें क्या दिखता है? टॉप टू बॉटम में हमें 0.5 का एरिया इसी हाई के आसपास दिखता है, जो कि हमें कंफर्म करता है कि हमारा बुलिश जो बिहेवियर होना चाहिए वो इस हाई के आसपास होना चाहिए। लेकिन ये कोई एडवाइस नहीं है, यहाँ पर हम सिर्फ चार्ट एनालाइज कर रहे हैं। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिस्क। दोस्तों, अब तक हमने जीआरएससी के बिजनेस के काफ़ी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखे, लेकिन अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव्स बताकर वीडियो ख़त्म कर दूं तो ये एनालिसिस नहीं, एडवर्टाइजमेंट बन जाएगा। और कोई भी बिजनेस परफेक्ट नहीं होता। जीआरएससी के केस में भी कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क है। सबसे पहला, गवर्नमेंट डिपेंडेंस। डिफेंस शिप बिल्डिंग का मेजर कस्टमर गवर्नमेंट और डिफेंस फोर्सेज होती है, इसलिए प्रोक्योरमेंट साइकिल्स, बजट एलोकेशन पॉलिसी और प्रोजेक्ट अप्रूवल्स बिजनेस पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। दूसरा रिस्क, एग्जीक्यूशन। लार्ज डिफेंस प्रोजेक्ट्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, डिलेज हो सकते हैं, कॉस्ट चेंज हो सकती है, सप्लाई चेन इश्यूज आ सकते हैं, और एक प्रोजेक्ट डीले का इम्पैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन और मार्जिन्स पर भी आ सकता है। तीसरा, वैल्यूएशन। ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक कंपनी फंडामेंटली अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर मार्केट ऑलरेडी फ्यूचर की बहुत सारी ग्रोथ को प्राइस में इंक्लूड कर चुका है तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती है, और जब एक्सपेक्टेशंस हाई होती है तब एक नॉर्मल रिजल्ट भी मार्केट को डिसअपॉइंटिंग लग सकता है। इसलिए गुड कंपनी और गुड स्टॉक हमेशा सेम चीज़ नहीं होते। तो आखिर जीआरएससी की कहानी है क्या? तो दोस्तों, अब वापस उस सवाल पर आता है जिससे हमने ये वीडियो स्टार्ट किया था। जीआरएससी एक्चुअली क्या है? मेरे हिसाब से जीआरएससी को सिर्फ एक पीएसयू शिप बिल्डर का लेवल में फिट करना इसकी कंप्लीट स्टोरी नहीं बताता। ये एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस मैन्युफैक्चरर है जिसके बिजनेस में हाई एंट्री बैरियर्स है, जिसके पास डिकेड्स का एक्सपीरियंस है, जिसके कस्टमर्स हाईली स्पेशलाइज्ड है, और जिसका फ्यूचर इंडिया के नेवल मॉडर्नाइजेशन से कनेक्टेड है। लेकिन इसी के साथ हमें यह भी याद रखना होगा कि डिफेंस थीम स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं कि हर डिफेंस स्टॉक ऑटोमेटिकली ग्रेट इन्वेस्टमेंट बन जाता है। बिजनेस क्वालिटी, एग्जीक्यूशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और ऑर्डर बुक, ये मार्केट एक्सपेक्टेशंस सब कुछ मैटर करता है। दोस्तों, जब हम किसी वॉरशिप को समुद्र में देखते हैं हमें सिर्फ एक मैसिव मशीन दिखाई देती है, लेकिन उस मशीन के पीछे इंजीनियर्स होते हैं, वेल्डर्स होते हैं, डिजाइनर्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट एक पूरा इकोसिस्टम होता है। जीआरएससी इसी इकोसिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और शायद इसी वजह से इस कंपनी की स्टोरी सिर्फ एक स्टॉक मार्केट स्टोरी नहीं है, ये उस ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी भी है जहां इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट का सिर्फ बायर नहीं, मैन्युफैक्चरर बनने की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और फ्यूचर में ये जर्नी इतनी सक्सेसफुल होती है, कितने ऑर्डर्स मिलते हैं, कंपनी उन ऑर्डर्स को कितनी एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करती है, और मार्केट उस ग्रोथ को किस वैल्यूएशन पर प्राइस करता है, ये सब फ्यूचर ही डिसाइड करेगा। लेकिन एक बात इंटरेस्टिंग ज़रूर है, समुद्र के बीच जब एक वॉरशिप सेल करता है तो उसकी कहानी सिर्फ नेवी की नहीं होती, उसके पीछे उन लोगों की भी कहानी होती है जिन्होंने उस शिप को डिज़ाइन किया, बिल्ड किया, टेस्ट किया और फाइनली समुद्र के हवाले कर दिया। और जीआरएससी उन्हीं कहानियों के पीछे खड़ी एक कंपनी है। तो दोस्तों, ये थी जीआरएससी की कंप्लीट स्टोरी। मैंने इस वीडियो में कंपनी के बिजनेस मॉडल से लेकर फाइनेंशियल, ऑर्डर बुक, टेक्निकल चार्ट और रिस्क तक सब कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये वीडियो किसी भी स्टॉक को बाय, सेल या होल्ड करने की रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन देना है। अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन करते हैं तो अपनी रिसर्च और रिस्क प्रोफाइल को ज़रूर कंसिडर कीजिए। और अगर आपको आज की ये बिजनेस स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में बताओ नेक्स्ट किस कंपनी की स्टोरी डिकोड करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कंपनी की कहानी के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रिसर्चिंग।